धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। जब से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी और सच्चे बन चुके पत्रकारों ने खबरों को एंटरटेनमेंट बनाकर रख दिया है, तो लोग भी उसी के आदी हो गए हैं। उन्हें अपने हिसाब की, अपने मनोरंजन की खबर चाहिए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन जो चीजें हुआ करती थी, सूचना जैसी जो चीजें हुआ करती थी खबरों के अंदर, न्यूज के अंदर, उसको तो पूरी तरह से गायब ही कर दिया गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब लोग जानकारी नहीं जानना चाहते हैं खबरों में, अब लोग अपने मतलब की चीजें जानना चाहते हैं। जैसे जंगबंदी खत्म हुए आज 4 दिन हो चुके हैं और पिछले 3 दिनों के दौरान जिस तरह की तबाही इजराइल ने मचाई है, 1000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। उत्तर गाजा से लेकर साउथ गाजा में हमले शुरू कर दिए हैं। खान यूनिस और वेस्ट बैंक के पूरे इलाके को वो इस वक्त टारगेट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो समुद्र के अंदर भी बहुत कुछ घट रहा है। अब तक खबरें आ रही थी कि इजराइल के जहाज को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका के जहाजों को भी हूतियों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या ये वाकई में सही खबरें हैं या इन खबरों के पीछे की हकीकत कुछ और है? क्योंकि हम जानते हैं कि खुद ही अपने ऊपर हमला कराओ, फिर विक्टिम कार्ड खेलो और फिर इसके बाद पूरे गाजा को, फिलिस्तीन को तबाह बर्बाद कर डालो या कोई नैरेटिव गढ़ो और किसी मुल्क को खत्म कर डालो। ये लंबे समय से चलता रहा है। इन सवालों में सबसे अहम सवाल ये भी होगा कि ईरान क्या कर रहा है, क्योंकि और तो अरब मुल्क कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इन्हीं सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं और कभी ना कभी किसी ना किसी मुद्दे पर कुछ चीजें उनसे हम लोग समझने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट पर अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने दर्शकों से मुलाकात का एक और मौका दिया। जी, पहला सवाल मैं कहूं कि अरब मुल्कों को तो छोड़ देते हैं, ईरान ने दम भरा था कि अगर दोबारा से ये हुआ, हमने बड़ी तैयारी कर रखी है। इस बार 3 दिन में 1000 लोग मारे गए हैं साहब। वो जो तस्वीरें आ रही हैं ना, वो रोंगटे खड़े कर रही है। कहां है ईरान? देखिए, ये बहुत ही सीधा सिंपल सवाल सब लोगों के जहन में आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि ईरान फिलिस्तीन के साथ, हमास के साथ और न सिर्फ ताल्लुकात बल्कि हमदर्दी और मदद की भी बात करता है, और हमास भी उसको एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें मदद मिलती है। अब वो जंग में सीधे क्यों नहीं आ रहा, ये एक बहरहाल एक स्ट्रेटेजिक सवाल है। और लेकिन एक खबर ये है साथ साथ कि जंग बंदी खत्म होने के बाद जब दोबारा जंग शुरू हुई है, तो इस बार जवाबी कार्रवाइयां भी ज्यादा मजबूती से हो रही हैं। ये खबरें जाहिर है इजरायली मीडिया और वेस्टर्न मीडिया नहीं देगा। तीसरी बात ये कि 700 की कल तक की खबर थी, अब तकरीबन 1000 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस सब के बीच में जो बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम हो रहा है, जो वाकयात हो रहे हैं, वो ये है कि अमेरिका इस पूरे ये जो दोबारा कत्लेआम शुरू हुआ है उसमें बराबर का शरीक है, और ये बात ईरान भी कह रहा है और हमास भी कह रहा है। सबसे बड़ा जो सवाल इस वक्त ये है कि क्या अमेरिका और इजराइल जो ख्वाब देख रहे हैं कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और या सारे फिलिस्तीनियों को गाजा से निकाल देंगे, क्या वो कभी मुमकिन हो सकेगा? वो भी मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा। तो अब जंग चलेगी, कितने दिन चलेगी? और उसकी तरफ अमेरिका आगे बढ़ेंगे कि अमेरिका और इजराइल के क्या मंसूबे हैं और बरतानिया के क्या मंसूबे हैं, या पूरी मगरबी दुनिया किस तरीके की सोच फिलिस्तीन को लेकर रख रही है। लेकिन अभी ईरान और अरब देशों के आसपास रहने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि जंगबंदी के बाद से जो जवाबी कार्रवाई है वो तेज हुई है। हमने जो सर्च किया उसके मुताबिक ये मिलता है कि हिजबुल्लाह के हमलों में 5 लोग घायल एक बार हुए हैं, हिजबुल्लाह के हमलों में 12 लोग एक बार घायल हुए हैं, हमास के हमलों में 2 फौजी मारे गए हैं। इसके अलावा आपके पास कोई खास जानकारी हो तो बताइए। देखिए, जहां से मरने वालों की तादाद आनी चाहिए वो आ नहीं रही ना। एक देखिए, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। गाजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान एक तरफ तो इजराइल कहता है 70-80 लोग मारे गए हमारे फौजी, दूसरी तरफ हमास और ईरान कहता है कि 300 से ज्यादा टैंक खत्म हो चुके हैं।
तो ये तो तादाद बहुत ज्यादा फर्क है ना। इसका मतलब ये है कि छुपाया जा रहा है। 10-5 कम ज्यादा हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी भी हो सकती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मीडिया पर कब्जा उन्हीं का है। जो वो चाहते हैं वो चीजें सामने आ जाती हैं और जो वो चाहते हैं नहीं आती है। तो क्या इस सवाल को दूसरे तरीके से मैं अगर पूछूं कि जो जंगबंदी हुई 7 दिनों तक और 100 के आसपास लोग छोड़ दिए गए, तो इजराइल अमेरिका संतुष्ट हो चुके हैं कि बंधक छूट चुके हैं, और बंधकों के नाम पर जो उन्होंने एक हवा खड़ा किया था कि 250 हमारे लोग हमास ने बंधक बना रखे हैं, अब वो हमास के पास लोग वो हैं नहीं, और इस तरीके से बेफिक्र होके इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले करके फिलिस्तीन को पूरी तरह बर्बाद करने की शुरुआत कर दी है। देखिए, बहुत ही दिलचस्प आज की एक हेडलाइन है अल जजीरा की, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा खासतौर पर। इससे ही अंदाज होता है कि खबर को किस तरफ मोड़ा जा रहा है। खबर ये लिखी गई है कि ब्लिंकन, यानी जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो और कतरी प्राइम मिनिस्टर, वो ये डिस्कस कर रहे हैं उन कोशिशों के बारे में कि किस तरह से हॉस्टेजेस को आजाद कराया जा सकता है। अब ये खबर की हेडलाइन ये नहीं है कि सीज फायर की बातचीत चल रही है और उसके बाद में गाजा के लिए ज्यादा सप्लाई पहुंच सके, इसके लिए बात हो रही है। तो लेकिन ऐसी खबरें हमारे पास बीच बीच में आती रही कि दोहा में बातचीत जारी है। एक खबर बीच में आई कि मोसाद की जो टीम बात कर रही थी दोहा में, उसको यह लगा कि बात एक बंद गली पर आकर के रुक गई है, इसलिए वो टीम वापस चली गई है। ये इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आई। तो इससे ये अंदाज लगाना आसान है कि हमास कुछ शर्तों पर जरूर अटका हुआ है, वो मान नहीं रहा है जो कुछ ये मनवाना चाहते हैं। तो यहां तक बात कहने के बाद, लेकिन इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं सर, तो यहां पे ये भी तो कहा जा सकता है ना कि जो भी आंकड़ा आज तक बंधकों के बारे में जारी किया गया वो इजराइल की तरफ से जारी किया गया। हमास ने कभी नहीं बताया पूरे तरीके से कि उसके पास कितने लोग हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हमास ने तादाद नहीं बताई, बल्कि इजरायली बम्बार्डमेंट में 50 इजरायलियों के मारने की खबर जरूर दी थी हमास ने। कुछ लोगों का अंदाजा है बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है आपकी बात सही हो कि बहुत कम थे और उन्होंने छुड़ा लिए, लेकिन अभी भी वहां प्रोटेस्ट जारी हैं और वहां उनके रिश्तेदार जो जिनके लोग अभी नहीं छूटे हैं वो अब भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसका मतलब ये तो अपनी जगह तय है कि वहां पर अभी लोग हैं, कहां हैं, कैसे हैं। एक और बहुत दिलचस्प खबर आई कि हवाई जहाजों के जरिए सर्वेलेंस किया जा रहा है ये जानने के लिए कि किस जगह वो उन कैदियों को रखा गया है। तो ये उनको हवाई जहाज की सर्वेलेंस से या सैटेलाइट की इमेजेस से ये पता चल जाए, मुझे तो इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। और ये जो वापस लाए गए हैं, जो जिन्हें छोड़ा गया है, ये भी यकीनी तौर पर टनल्स में ही थे। लेकिन क्या उनको आंखों पे पट्टी बांध करके, जैसे कि चांसेस हैं, आंखों पे पट्टी बांध करके ले जाया गया हो, वहां से जब लाए हो वापस, ताकि वो कोई इंफॉर्मेशन ना दें? तो इस किस्म के अंदाजे और अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। लेकिन अभी तक इजराइल मुतमईन नजर नहीं आ रहा है। बातचीत चल रही है, बातचीत यानी उनको आजाद कराने की, लेकिन ये बहुत ही अधूरी बातचीत है। ये बिल्कुल अधूरी बात यह है कि बगैर हमास के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हुए ये छुड़ा सकते हो, या इनकी फौज इतनी 007 हो चुकी हो कि वो टनल्स में जाकर के निकाल लाए अपनी जान को खतरे में डाल करके। वो मुझे लगता है इसी को आगे ले जाते हैं कि जंगबंदी के बाद होना तो ये चाहिए था। चलिए, इजराइल जो है मामूली से जो भी हमले करता रहता, लेकिन इस बार जिस तरीके से बरतानिया भी उसके पास अपने जासूसी विमान भेज रहा है और अमेरिका से रोज बयान दिया जा रहा है कि हमने उसे कहा है ना भैया, गाजा का साउथ इलाका जो है वहां से लोगों को उत्तर की तरफ मत भगाना, और हमने उसे कहा है कि मासूमों को, कम जो बेकसूर लोग हैं उनको ऐसे मत मारो फिलिस्तीन के अंदर। ये जो बयान दिए जा रहे हैं और हमले ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं और 3 दिनों में 1000 लोगों को मार दिया गया है, ये किस ओर इशारा करता है? देखिए, बहुत ही बड़े झूठे और मक्कार हैं ये। अंदर कुछ कहते हैं, टेबल पे बैठ के कोई बात होती है, बाहर ऐलान कुछ और करते हैं। वो अपना कमाल की बात यह है कि कम से कम 10,000 औरतें और बच्चे मारे जा चुकी,
15,000 तो बहुत पुराना फिगर है, अब तो 17-18 हजार तक पहुंच चुके होंगे मरने वाले। इतने लोगों को मारने वाला मुल्क वो विक्टिम है, और 7 अक्टूबर को हमला करने वाले लोग जो 70 साल से बर्दाश्त कर रहे थे वो टेररिस्ट हैं। तो ये दुनिया भर में अपनी मर्जी का नैरेटिव बनाने की जो कोशिश रही है वो इस बार कामयाब होती नजर नहीं आ रही। सोशल मीडिया से जितनी चीजें आ रही हैं गाजा से, और वो वीडियो के साथ भेज रहे हैं, उसके मुकाबले में ये ना तो एक तस्वीर दे पाए। क्या लड़ाई को ईरान तक या सीरिया तक ले जाने की कोशिश की जा रही है, या जिस तरीके की घटनाएं जो हैं रेड सी में घट रही हैं, लाल सागर में घट रही हैं, और अमेरिका कह रहा है कि पेंटागन के हवाले से तस्वीरें जारी करवा रहा है कि हमारे भी पानी के जहाज पर हमला किया गया इसराइल के साथ साथ, ये लड़ाई फैलाने की अमेरिका द्वारा कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, अमेरिका तो यूक्रेन जंग हारने के बाद में कोई ना कोई रास्ता निकालता है, उसके हथियार बिक रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात यह कि उसे यह भी नजर आ रहा है कि मिडिल ईस्ट में अब मेरी कोई सुन नहीं रहा है। तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस मिडिल ईस्ट के लिए दो सबसे अहम समंदरी रास्ते हैं। एक तो वो जो पर्शियन गल्फ या अरेबियन गल्फ जिसे कहा जाता है, वो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ओमान सी के होता हुआ। यहां इतना पतला समंदरी रास्ता है जहां ईरान कहता है कि मेरे कब्जे में, जब चाहूं इसे बंद कर दूं। दूसरी तरफ वाला रास्ता जो यमन के साउथ से गुजर रहा है, रेड सी का, ये वाला रास्ता वो है जिससे जद्दा भी जाया जाता है, उससे इजराइल भी जाया जाता है, और मिस्र के रास्ते से नील की नदी से मेडिटेरेनियन तक जाया जाता है। ये वाला जो दरवाजा, इसे बाबल मंदब कहते हैं। बाबल मंदब इस वक्त हूथियों के हाथ में है, यमन के। अब मुश्किल इन इजराइल, अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि ये दोनों समंदरी रास्ते ईरान या ईरान की सोच रखने वाले लोगों के हाथ में हैं। इस वक्त मुश्किल और बढ़ेगी, दुनिया भर में महंगाई होगी, ट्रेडिंग में मुश्किल आएगी। इसको और हूती खुल करके कह रहे हैं कि हम अपने लोगों की ख्वाहिशात और फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी के नतीजे में हम हर इजरायली जहाज को रोकेंगे, हमले करेंगे, और दूसरे मुल्कों को चाहिए कि वो इजरायली जहाजों में कोई लेन देन, माल लाने ले जाने का काम ना करें। तो ये बताइए, क्या अमेरिका और इजराइल का तोता साबित होगा, उनके जो जुल्म है, अत्याचार हैं, उनका तोता साबित होगा ये समुद्र का दोनों हिस्सा? ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जिसे गर्दन पर हाथ रख दिया गया हो। और उसमें हूथी, देखिए 2015 से वो लड़ाई लड़ रहे हैं सऊदी अरब, यूएई और कई मुल्कों के फौजी कोalition से, और अब हालत यह है कि आरामको पर वो हमले कर चुके, दुबई तक हमले कर चुके, अबू धाबी तक हमले कर चुके, और अब वो इजराइल तक हमले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमला कामयाब नहीं हुआ है। तो उनकी भी अपनी ताकत है, और उनके साथ ईरान की टेक्नोलॉजी कहिए या सप्लाई कहिए, सप्लाई तो पहुंचने के इम्कान बहुत कम है क्योंकि सब तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर ये लोग इतने मजबूत हो रहे हैं और खुल करके कह रहे हैं कि हम हर इजरायली जहाज को रोकेंगे। अब एक सवाल मैं बहुत सीधा आपसे पूछना चाहता हूं, ये तमाम तरफ से जो चीजें चल रही हैं, ये उस ईरान को चैलेंज किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, जो रात दिन लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा दम भरता है, तो क्यों ईरान भी अब कुछ करके नहीं दिखाता है? देखिए, जंग का उसूल सीधा ये होता है कि मिसाल के तौर पर जब तक आप पर कोई हमला ना करे, तो आप अगर पहले हमला करते हैं तो आप हमलावर कहलाते हैं। उस का एक उसूल है जंग का। और फिर जब 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 कभी जंग खत्म होती है तो सारा तावान हमलावर मुल्क को देना होगा या उसको जिम्मेदारी लेनी होगी। तो ईरान अगर इनडायरेक्टली इतना परेशान कर सकता है कि इजराइल 2 महीने हो गए जंग में कामयाब नहीं हो रहा है, तो फिर उसको डायरेक्ट हाथ जलाने की क्या जरूरत है? हिजबुल्लाह वहां पर है, और ये हूथी हैं, और सब तरफ से बहरहाल उस पर प्रेशर बनाने के बहुत से तरीके हैं।
सर, आज ये खबर आई है कि इराक के किरकुक इलाका पड़ता है इराक में कोई, और वहां पे अमेरिका ने हमला करके 5 जो है लोगों को मार दिया है जो ईरान समर्थित बताए जाते हैं। जी हाँ, वो खबर आई और उसके फौरन बाद एक और खबर आई फॉलो अप के तौर पर कि सीरिया और इराक में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर भी जवाबी हमले हुए हैं। लेकिन एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली कि बहुत अरसे के बाद अमेरिका ने इराक के अंदर डायरेक्ट कोई हमला किया है। अब से पहले ये समझा जाता रहा है, मैं भी ये समझता रहा हूं कि वो या तो पेशेंस से सब्र है या वो अपने फौजियों को ज्यादा खतरे में नहीं डालना चाहता। इराक की हुकूमत और ईरान की हुकूमत, उन्होंने अभी ताजा बयान दिया है कि इजराइल फिलिस्तीन मामले में हम एक पेज पर हैं। तो वो बहुत से इश्यूज पर अमेरिका की वहां मौजूदगी पर भी एक ही नजरिए के हैं। अब आने वाले वक्त में कैसे होगा, क्या होगा, इराकी हुकूमत किस तरह से रिएक्ट करेगी। प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है उसको कंडम करते हुए, लेकिन इराकी हुकूमत बहुत ही अजीब हालत में है। उसे सैंडविच कहा जा सकता है। एक तरफ ईरान से ताल्लुकात उसके हैं, ईरान बहुत सी जरूरतें पूरी करता है, बिजली तक भी देता है। दूसरी तरफ अमेरिका की फौजें वहां पर मौजूद हैं, जिसको वहां की पार्लियामेंट कह चुकी है कि ये गैर कानूनी तौर पर यहां है, इन्हें जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका बहादुर ढीठ बेशर्मी के नतीजे में वहीं बैठा हुआ है और साथ साथ दाइश के लोगों को भी वो सपोर्ट करता है। जिस इलाके में अमेरिकी फौजी अड्डा है वहीं कहीं आसपास दाइश के लोग एक्टिव हैं। इसी तरह से सीरिया में 1/3 इलाके पर अमेरिका कब्जा किए हुए है, वहां तेल की और अनाज की चोरी कर रहा है। तो ये दोनों मुल्कों में गैर कानूनी तौर पर वहां की हुकूमतों की मर्जी के खिलाफ बैठा हुआ है। तो उन पर बहरहाल हमले, जवाबी हमले होते हैं। ये जंग कितनी फैल जाएगी, कहां तक जाएगी और नेतन्याहू की जिद क्या इजराइल को पूरी तरह से तबाह करेगी, क्या वाकई गजा को पूरी तरह से ये खाली करा पाएंगे, ये बहुत बड़े सवालात हैं जो बज़ाहिर हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल आपने सही कहा कि बज़ाहिर हल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ से सनकी लोग नजर आ रहे हैं, एक तरफ से सिर्फ बोल वचन देने वाले लोग सिर्फ युद्धवीर शूरवीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों चीजें आपके सामने रखना जिम्मेदारी होती है। रख दी, अच्छा बुरा आपको जो भी लगा हो ना जी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।